कहानियां ऐसी होती हैं जो आपकी तो नहीं होती हैं, ना ही आपसे जुड़े हुए लोगों की होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपको इतना छू लेती हैं कि आप उनके साथ एक हो जाते हो। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको आपने कभी नहीं सुना ना देखा, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि उनकी लाइफ का जो कंक्लूजन होना, इट शुड बी ऑन अ हैप्पी नोट। एंड जब आप उनको प्रोग्रेस करता देखते हो, समहाउ आपको ऐसी खुशी होती है कि शायद आपका कोई अपना लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है। और मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज की जो मेरी गेस्ट है उनका स्टोरी, डिस्पाइट ऑल द सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस दैट शी हैड इन लाइफ, जहां वो है, जो मुकाम उन्होंने अपने लिए बनाया है, मुझे लगता है कि इस टाइम पे अगर कोई भी ये बोल रहा हो ना कि मेरा ये गोल है, मुझे ये अचीव करना है, लेकिन मेरी सिचुएशन मुझे अलाउ नहीं कर रही, आई थिंक शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर लॉट मेनी पीपल। एंड मेरा प्रिविलेज है, इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर that tonight I'm sitting with her to have this interaction, and I feel proud of her. And trust me, this is the first time I'm interacting with her, but जितना भी मैंने उनके बारे में पढ़ा है, I feel proud of her. She feels like, one of us. So without any further ado, because I want कि वो अपनी कहानी खुद आपको बताएं. So without any further ado, welcome to Step Up with Natasha's latest episode. And ladies and gentlemen, I present to you Sheetal Krantikari, as she like to call herself. So namaste Sheetal, how are you? कैसे क्या चल रहा है आज? कैसे हैं आप? नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपको थैंक यू बोलना है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ और शेयर कर सकूँ। और मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम विथ माय मॉम एंड मेरी मॉम के साथ और मेरे भाई के साथ मैं हूँ। तो अभी लॉकडाउन चल ही रहा है तो घर पे ही हूँ। राइट। शीतल, आपका कहानी इतना इंस्पायरिंग है ना। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था इस कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट होने से पहले कि मैंने जितना भी पढ़ा, मुझे ऐसा लगा मेरे किसी अपने का ना ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है। मुझे लिटरली ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, एग्जैक्टली कहानी ऐसे ही जानी चाहिए, राइट? Somehow I'm so happy looking at your progress. I saw your videos 4 or 5 years ago. I'm seeing you right now. This is the first time I'm seeing you, and I feel so happy. And I really want कि आप अपने भाषा में खुद से आप ऑडियंस को बताइए कि आपका जर्नी क्या रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई और उसको इतने अच्छे से जस्टिफाई कर पाएगा जितने ब्यूटीफुली आप कर पाओगे. So I give it to you. You tell people what has been your story. Okay, so आपको कमाटीपुरा पता होगा, रेड लाइट एरिया जो मुंबई का इंडिया का लार्ज एरिया है, सेकंड लार्ज। तो कमाटीपुरा बोल के एक एरिया है और रेड लाइट एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारे बार डांसर और सेक्स वर्कर्स रहते हैं। तो एक एरिया था, उसी में एक पार्ट में मेरी मॉम थे, हम सब वहाँ पे थे, मैं मेरी मॉम और मेरी मॉम जो है वो बार डांसर थी। और वो हमेशा जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा उनको देखती थी कि वो साड़ी पहनती है, मैं उनको हेल्प कर रही हूँ और मेकअप करने के लिए अराउंड 4-5 बजे के। तो जैसे वो तैयार होती मैं उनको हेल्प करती और मुझे पता नहीं लगता था किधर जा रही है। मैं सोचती थी दिमाग में ऑफिस जा रही है, बट एग्जैक्टली किधर जा रही नहीं पता। फिर मैं उनको तैयार हेल्प करने के बाद उनको जब छोड़ती थी तो मैं गैलरी से देखती थी कि वो कहाँ जा रही है, तो देखती थी टैक्सी में बैठ के जा रही है। और उसी फिर आजू बाजू देखो तो बहुत सारी औरतें लोग टैक्सी में जा रही है, कुछ खड़ी है, कहीं से कोई घरों में गाने की आवाज आ रही है, कोई पुलिस वाले इधर उधर भटक रहे हैं। तो ये सारी चीज देखे मेरे को कुछ समझता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये सारी औरतें लोग क्या कर रही है। बट टाइम बीतने के बाद जब मेरी मम्मी के साथ मेरा रिलेशनशिप बिल्ड होने लगा, तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी बार डांसर थी और वो कैसे ये माहौल में आई। तो मेरी बेसिकली जो नानी थी वो, हम सब कर्नाटका के रहने वाले थे, बट मेरी मॉम लव मैरिज करके उनको ट्रैफिक किया गया था, चीट करके ट्रैफिक हुई थी वो कमाटीपुरा में। एंड मेरी मॉम भी पहले नॉर्मल डोमेस्टिक वर्क करती थी, बट लेटर ऑन जब उनको संभालना पड़ रहा था घर के लिए, मेरी मम्मी बहुत ही बेस्ट डांसर है, बहुत ही। एंड जब वो एक बार डांस कर रही थी और उनकी फ्रेंड ने फिर उनको सजेस्ट किया था कि ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे तुम बहुत अच्छे से अर्न करोगे मनी और अच्छे से डांस भी कर सकते हो, ऐसे एक परफॉर्मेंस स्टेज हो गया तुम्हारे लिए। तो मम्मी को इतना समझा नहीं था एंड वो गई और डांस करने लगी। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे
बार डांस ऐसा है, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मतलब नाच रही है और फिर कस्टमर आते हैं पैसे देते हैं, बट वो भी आई वुड से कि वो एक स्टेज है जहाँ पे औरतें लोग अपनी कला शेयर करती है। एंड उसके बाद वो डांस करने के बाद उनके हाथ में रहता है कि वो टूवर्ड्स कस्टमर के पास जाके पैसे ले, या स्टेज के बाहर जाके ले, या उनके उनके पास जाके कहीं घूमना है, जो भी उनकी चॉइस रहती है। बट मुझे वो वर्क अच्छा लगता है क्योंकि वो कंट्रोल औरत के हाथ में रहता है। एंड या तो मॉम ये काम करती थी। एंड जब मैं बॉर्न हुई थी तो मम्मी ने मुझे नॉर्मल एजुकेशन के लिए डाला था स्कूलों में। और मेरे जो डैड थे वो चीट कर रहे थे मम्मी को, तो मम्मी ने उनको छोड़ दिया था। एंड उसके बाद जब कुछ समय में जब मम्मी बार डांस में ही रहने लग गई तो उनको वहाँ पे एक आदमी से प्यार हुआ था जो मेरे स्टेप डैड बन गए थे, जिससे मेरा भाई बॉर्न हुआ। तो मैं छोटी थी, अराउंड 4-5-6 साल की। एंड वो मुझे हॉस्टल लेके जाते थे। पहले मैं गोवा के हॉस्टल में थी, फिर जबलपुर के। तो मैं हमेशा ऐसा यूकेजी फर्स्ट लाइक सेकंड स्टैंडर्ड तक का बेसिक पढ़ती थी। फिर वहाँ मेरी तबीयत खराब होती थी, कुछ होता था। गोवा में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, फिर मुझे जबलपुर में डाला था। तो जब भी जाने का मतलब हॉस्टल के लिए हॉलीडेज होने लगते ना, तो मेरे स्टेप डैड मुझे लेने आते थे। और मॉम तो घर पे ही रहती थी, मेरा भाई था बोल के। तो लेने जब भी आते थे तो वो एकदम फर्स्ट बार ऐसे किए थे कि मुझे होटल में लेके चले गए थे और रुका के रखे थे, सीधा मुंबई नहीं लेके आए थे। तो मैं शॉक थी कि एग्जैक्टली क्या मतलब क्यों ऐसा। फिर लेकिन जब मैं नेक्स्ट डे उठी थी तो रात को सो गई थी, नेक्स्ट डे उठी तो मेरे बॉडी में कुछ कपड़े नहीं मिले मुझे। तो और छोटी थी तो बनियान चड्डी पहन के बैठी रहती थी। तो लेकिन नेक्स्ट डे उठी तो कुछ कपड़े ही नहीं, तो मैं एकदम शॉक हो गई थी। बट मुझे कुछ समझा ही नहीं था, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मुझे स्टिल नाउ लाइक आई कांट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली क्या था। तो मैं ठीक थी। एंड देन लेटर ऑन वापस से ऐसे ही मेरे घर पे सेम चीज रिपीट हुई। एंड तभी लकीली मैं अवेक थी और मुझे पता था कि एग्जैक्टली लाइक मेरे स्टेप डैड मेरा अब्यूज कर रहे थे, सेक्सुअली बहुत अब्यूज कर रहे थे। तो मुझे उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे स्टेप डैड का जो रिलेशनशिप था ना, वो ऐसा था कि वो मुझे सबके सामने बहुत प्यार करते थे। एंड मैंने पहली बार उनको ही डैड बुलाया था, मेरे रियल डैड को भी नहीं बुलाया था। और बोलते हैं ना कि बाप बेटी का रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग होता है, कनेक्टेड रहता है। तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके का प्यार मेरे साथ अभी फिलहाल कर रहे हैं कि जिससे मुझे पेन हो रहा है। और मुझे समझ मेरा दिमाग मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और मैं एकदम प्रिटेंड कर रही थी कि सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, मैं सोई हुई हूँ, अभी मेरा सोने का टाइम है, मैं सोई हुई हूँ, बस प्रिटेंड कर ऐसा करके। बट आफ्टर सर्टन टाइम आई फेल्ट लाइक बहुत ही गलत हो रहा है। और जो कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गलत हो रहा है, बस इतना पता था मुझे। एंड नेक्स्ट डे मैं उठी और जैसे मतलब हॉल में बैठी हुई थी, मेरे डैड आए, बोले क्या हो गया बोल के। तो आई जस्ट गिव हिम अ लुक कि मेरे को समझ में आया कि तुमने क्या किया बोल के, लेकिन जो भी था गलत था, मुझे पता भी नहीं था क्या था बोल के। एंड उसके बाद बहुत बार ऐसे टाइम हुए कि वो मुझे हमेशा अपने करीब रखते थे, तो आई यूज टू ट्राई टू रन कि मुझे उनके पास अकेले नहीं रहना है, भागना है। एंड उसी टाइम पे मैंने मेरी मॉम को ऐसे मतलब मुझे पता था कि जब भी छुट्टी होगी तो वो मुझे पिकअप करेगी, वो मुझे ड्रॉप करेगी जब भी होगा। तो मुझे अब पढ़ाई नहीं करनी है, बस हो गया, पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैंने मॉम का ऐसे ही झगड़े में, ऐसे ही गुस्से में, मैंने उनको बताया नहीं था क्योंकि कोई मेरी क्लोज नहीं था उस टाइम पे। और ये क्या चीज़ थी कि मैं किसको क्या बताऊँ, मुझे खुद को नहीं पता। एंड फिर उस टाइम पे मैंने मम्मी को बोल दिया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे बस घर में बैठे रहना है। और मैं अराउंड 8 years की थी। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने मुझे घर पे बिठा दिया। लेकिन उनको ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ ट्यूशन के लिए भेजे, तो मुझे इंग्लिश क्लास के लिए ट्यूशन भेज देती थी, हैंड राइटिंग के लिए, सब के लिए बोल के। तो उस उम्र में तब मुझे मम्मी की स्टोरी, वो टाइम पे जब मैं मम्मी के क्लोज आई थी, तो मुझे कभी भी कोई पूछता है ना कि तेरा एकदम बचपन का मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है, कौन सा एकदम टाइम बहुत अच्छा था तेरा मॉम, तो मेरे दिमाग में मम्मी के साथ ही आता है। क्योंकि जब मैं 8 साल से 10 साल की थी तभी मम्मी लाइक, एक बात बोलूं, मतलब जब बार डांस में तुम जाते हो या कोई भी चीज किसी के साथ तुम करते हो, एक आदमी के साथ सोना खाने का काम नहीं, लाइक एक के साथ ही हम इतना परेशान हो जाते हैं। तो इतने सारे आदमी के साथ करना बहुत ही मुश्किल काम है। एंड कोई तुम्हारी उस काम की रिस्पेक्ट ना करे। और
ये सारी चीजें मम्मी जब देख रही थी ना, तो मम्मी नशा करना स्टार्ट कर दी थी, खुद को हार्म करना कभी कभी, खुद एक कॉलेज की दवाई थी, खुद की दवाई आती थी वो पीती थी वो, तो वो बहुत ज्यादा को हार्म करती थी, बट वो मैनेज करके भी वो मेरे साथ टाइम हमेशा ट्यूसडे एंड थर्सडे टाइम स्पेंड करती थी, और हम लोग हमेशा घूमने जाते थे, चौपाटी घूमते थे, कभी मंदिर जाते थे, दरगाह जाते थे। तो वो बहुत बेस्ट टाइम था, क्योंकि जब मैं जैसे 10 साल मेरा क्रॉस हुआ, उसके बाद से हम लोग का रिलेशनशिप एकदम बेकार होने लगा, क्योंकि जैसे मैं 11 साल की हुई, मैं उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर दी मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरा अब्यूज क्यों हुआ, इनके कारण हुआ, कि ये इनके पार्टनर है, इन्होंने मेरा फायदा उठाया और इन्होंने किया मेरे साथ ये सारी चीजें, और मैं इनको बता भी नहीं सकती ये बातें, मम्मी को बता भी नहीं सकती। एंड मेरा पढ़ाई छूटा तो मेरा इनके इनके ही कारण छूटा है, कि मम्मी ही है कारण। फिर हम दोनों के बीच में, मॉम और मेरे बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगे, झगड़े होने लगे घर में। मैं 12 साल की थी, और एक बार ऐसा, मम्मी मेंटली ठीक नहीं थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे, तो मम्मी ने एक बार झगड़े करके मुझे घर से निकाल दिया था। और जब निकाल दिया था, 12 साल की थी मैं, तो मुझे पता नहीं था क्या करना है और कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्योंकि और उसके बीच में ही, जब मैं 12 साल के बीच में ही, बहुत सारे मेरे मम्मी के दोस्त, मम्मी के जिनको भाई बोलती थी, आके बस ऐसे छू के चले जाते थे मेरे को, जैसे मैं कोई खिलौना हो। आते थे, बस हाथ लगा देते थे कहीं पे भी, प्राइवेट पार्ट में, मेरे बुक्स पे, कहीं पे भी, जैसे मतलब क्या ही समझते थे उन लोग, मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम पे क्या हुआ है। मैं जब जब भी ऐसा सीन होता था, मैं बस प्रिटेंड कर रही थी कि मैं सो रही हूँ, और मैं किसी को शेयर नहीं करती थी, और मुझे फिर बाद में बहुत रोना आता था, मैं एकदम, मुझे बुरा लगता था कि क्या हो रहा है, और लेकिन मैं, मुझे समझ में भी नहीं आता था बात में किसी से शेयर करूँ क्या। फिर जब मम्मी ने मुझे घर से निकाल दिया था, वो उस टाइम पे तो ठीक ही नहीं थी, उनको समझा ही नहीं था कि क्या हुआ, बट जब घर से निकाल दिया तो मेरे पास समझ में नहीं आया था कि मैं घर पे रहूँ, मतलब मैं जाके, मम्मी की एक दोस्त थी, जीनत नाम की, तो वो मुझे बहुत मानती थी, तो मुझे मेरे को था कि मैं उनके घर पे जाके रहूँ या मैं जाके अभी सुसाइड करूँ, बट मुझे डर लग रहा था उस टाइम पे मरने के लिए, तो मैंने बोला ऑब्वियसली इनके घर पे जाके रहती हूँ। तो जब मैं उनके पास गई, फर्स्ट 2 डेज उन्होंने बोला मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, मैं तेरे को बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, ब्ला 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 बोली। एंड देन थर्ड डे व्हाट आई सी, कि मुझे काम करने बोल रही थी वो, कि घर का काम करो पूरा। तो मैं 1.5 साल कुछ अराउंड उनके घर पे एज अ लाइक, ये मैं उनके साथ उनके घर पे पूरा घर का काम करती थी, सब कुछ करती थी। अगर मैं कुछ काम नहीं करती थी तो वो मुझे वन टाइम का मील नहीं देती थी। तो और मैं, यू नो, फॉर 13 फॉर ये 12-13 के एज में यू नीड खाना वाना सब कुछ अच्छे से, या न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी। उनके जो भाई भाई थे वो मुझे मारते थे जब उनका मन करता था, जैसे भी ट्रीट करना है वैसे ट्रीट करते थे, नौकरानी जैसे। नौकरानी को भी पहली बात तो ऐसा कोई ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ थी। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी ना, अराउंड 4-5 साल की, तो हम लोग एक कमाटीपुरा में एक एरिया है, पहली गली बोल के, जहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स रहते थे। तो वहाँ पे जो मेन थी, जो मेन जो अक्का थी उनकी, वो मम्मी मम्मी मुझे छोड़ के चली जाती थी ना जॉब करने के लिए, तो मैं छोटी थी तो वो मुझे संभालती थी। तो कहीं ना कहीं आई हैव दैट कनेक्शन, मुझे मतलब उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए, कि वो मुझे बचपन में, आई गेस 4-5 साल उन्होंने मुझे संभाला है, और हमेशा अपनी माँ, मतलब अपनी माँ जैसे ही, नॉट नैनी, वो मेरी नैनी नहीं थी लेकिन वो मेरी माँ थी, और मुझे, हाँ, या मेरी मॉम थी, और उन्होंने मुझे बहुत अपनी बेटी जैसे माना है। और अभी मैं उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट नो, लॉन्ग हो गया, बट मैं, हाँ, उन्होंने मुझे ट्रांसजेंडर से ही मैं पढ़ी भली हूँ, मैं ये मानती हूँ। मैं मेरी मॉम से नहीं, मैं मेरी दूसरी वाली मॉम से पढ़ी भली हूँ, या जब मैं ये जीनत के पास डोमेस्टिक वर्क कर रही थी, तो आफ्टर ईयर, लाइक ऑलमोस्ट 2 इयर्स, मेरे स्टेप डैड जो सुनील थे, उनको पता चला कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रही हूँ, मैं इधर हूँ। तो वो आते हैं एंड वो मुझे बोलते हैं कि चलो, तुमको पढ़ाई करनी है क्या? मैं तो खुश, मैं बोली हाँ पढ़ाई करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था बस यही मेरी लाइफ है, यहाँ पे काम करो, ये करो। और मुझे इतना पता था कि मैं कभी बार डांसर या सेक्स वर्कर नहीं बनूंगी बोल के,
क्योंकि जब मम्मी मुझे छोटेपन में अपनी स्टोरी बताती थी कि हाउ शी यूज्ड टू फील जब वो कस्टमर के साथ जाती है, कैसे उनकी मजबूरी थी जो भी है। तब घर में एक बार ऐसा हुआ था जब बार डांस बंद हुआ था 2006 में, 6 में, तभी मैं घर पे ना बहुत परिस्थिति बहुत बेकार हो गई थी। घर में खाना नहीं आता था, मम्मी लाइक बाहर पूरी रात रात भर जाती थी, बट 10 रुपए 20 रुपए ही लेके आती थी। और घर में मैं, मेरा भाई था, हम लोग 3 ही फैमिली मेंबर है, तो हम लोग को कुछ होता नहीं था। तब मैंने पहली बार मम्मी को बोला था, मम्मी, क्योंकि उस एरिया में मैंने देखा था हमेशा अपनी बेटी को लोग काम पे भेज दे रहे थे, कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ के रीति रिवाज थे, कुछ कुछ के तो नहीं, पढ़ाना ही है, सब कुछ करना है। तो मैं जब देख मेरी फ्रेंड को मैंने ऐसा देखा था, तो फिर मैं मम्मी को पूछी, मैं बोली मम्मी मैं भी जाके बार डांस का काम कर लेती हूँ, घर में अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। और इतना मुझे पता था कि नहीं, यंग लड़की होती है, अच्छा भाव होता है, ब्ला ब्ला जो भी है। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी सट करके मैं एक चाटा मारा जोर से। बोलती है कभी सोचना भी मत ये सारी चीजों के बारे में जो मैं गुजर चुकी हूँ। ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती, मैं तुझे बचपन से क्यों पढ़ाने भेजी, मैं चाहती थी कि तू कुछ और बने। तो वो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मेरी मम्मी नहीं चाहती है तो नहीं चाहती है। एंड फिर मैं भी देखने लग गई ना कि कैसे लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं। फिर जब मैं बड़ी हो गई 13-14 साल की, तब मैं देखने लगी डिफरेंसेस की कुछ कुछ सेक्स वर्कर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कुछ कुछ बार डांसर अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, कुछ कुछ की मजबूरी है, कुछ कुछ को लगता है कि इनके अलावा वो कुछ काम कर ही नहीं सकते, उनके पास कोई जॉब ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मैं पैटर्न देखने लग गई। तो फिर मैं बोली फिर मुझे करना ही नहीं था। लेकिन जब मैं जीनत के पास काम कर रही थी तो मुझे लगा था बस 18 की हो जाओगी, मम्मी बोलती थी हमेशा 18 की हो जाएगी, तेरी शादी करा दूंगी। फिर मुझे लगा था शादी हो जाएगी, घर में जाने का, बच्चे संभालने, बच्चा पैदा करने का, पति को संभालने का, बच्चे को पैदा संभालने का। तो मैं बोलती थी यही है। बट फिर मुझे ऐसा लगता था, मैं हमेशा खिड़की के बाहर देखती थी, मुझे लगता था कुछ तो अलग होगा, कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा पता नहीं। और शांत रहती थी क्योंकि मैं बहुत शांत नेचर की थी और किसी से कुछ बात नहीं करती थी ये सब बारे में कि मेरे सपने क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ या कुछ होने वाला है। उस टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं था कि सपना देखना भी कोई ऑप्शन है, कुछ तुम ड्रीम देख सकते हो, क्योंकि कुछ लगता है कि मैं वो बस एरिया में रहती थी, यही मेरी जिंदगी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। पर आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, लाइक बैड कुछ भी नहीं था, बस मुझे पता नहीं था कि इसके बाद भी मेरे मतलब आगे मेरा क्या सर्कल जिंदगी इतना हो नहीं है, सकती बहुत है। बड़ा है। राइट। या बहुत बड़ा है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ बल्कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन जब मेरे डैड बोले कि तुझे पढ़ाई करनी है तो फिर मैं खुश, और मैं बोली चलो। तो मुझे क्या बोलते हैं, एक एनजीओ में लेके चले गए थे। वो एनजीओ का नाम मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो एनजीओ में जाके रहने लग गई थी। तो जब मैं वहाँ पे थी अराउंड 2.5 साल में वहाँ पे थी, तो फर्स्ट ईयर मेरे को बस उन लोगों ने पढ़ना लिखना सिखाया कि रीडिंग ये सब चीज़। बट फिर सेकेंड ईयर मुझे उन लोगों ने डायरेक्ट 7वीं में डाल दिया। और यू इमेजिन मैं सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी, फिर शायद से फोर्थ भी पढ़ी थी, आई डोंट रिमेम्बर, फोर्थ पढ़ी थी एंड डायरेक्ट सेवेंथ में। मतलब ऐसे सेवेंथ कुछ में सिस्टमेटिक नहीं था कि कुछ सेकंड भी नहीं, थर्ड फोर्थ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सेकंड से सीधा कुछ फोर्थ, फोर्थ से सीधा सेवन। हाँ, क्योंकि उन लोगों को पता मेरी एज हो गई थी, आई वॉज 13 ईयर्स, एंड उनको भी था कि 13 ईयर को मैं जाके फोर्थ स्टैंडर्ड में नहीं बिठा सकती। तो उन लोगों ने मुझे पहले फर्स्ट ईयर लिखना पढ़ना सिखाया, जो कि मैं 1 साल में नहीं सीख सकती थी ऑब्वियसली। इतना साल का गैप कोई 1 साल में थोड़ी सीख सकता है। मैं सेवेंथ में गई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए था क्योंकि सब बोलती थी इतनी बड़ी लड़की है, सेवेंथ में है, कैसे ये वो, बहुत मजाक बुलिंग वुलिंग बहुत होता था मेरे साथ क्लासरूम में। बट मैं सब अवॉइड करती थी और मैं 7वीं भगवान जाने कैसे पास हो गई, आई हैव नो आइडिया। और 7वीं पास हो गई तो मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन आ गई खुद के लिए कि भाई मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं मतलब अब मुझे करना है कुछ तो। और उसके बाद मैं बोली कि जब मैं पढ़ने लग गई थी तो कोई मेरी मॉम को पता नहीं था कि मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ। एंड मैं ऐसे ही ऐसा रहती थी जैसे मेरा कोई भी नहीं है, और तो मम्मी के ये साथ एनजीओ कांटेक्ट ही के नहीं थ्रू होता आप पढ़ते थे? ये एनजीओ था। के थ्रू हाँ आप जाते थे, तो एक्चुअली आपकी हाँ, मदर को नहीं पता था दैट नहीं आप पता एनजीओ था। के साथ जुड़े हुए हैं? उनको नहीं हाँ, पता था। उस टाइम पे नहीं पता था। और फिर जब मैं वो एनजीओ में थी ना, तो मुझे उस एनजीओ में सबके लाइक सबका बैकग्राउंड सेम था, बट वी वर नॉट अलाउड टू टॉक, शेयर हमारी स्टोरी, कुछ भी नहीं। हमको अलाउड नहीं था खिड़की के बाहर देखना, वॉइस से बात करना, या तुम जो बैकग्राउंड, मुझे इतना बोला जाता था तुम जो बैकग्राउंड से आए हो बहुत ही गंदा है। वहाँ तुम्हारी जो माँ काम करती थी बहुत ही घिनौना काम करती थी, हमारी सोसाइटी में वो बैठता नहीं है।
तुमको ये बात किसी से शेयर नहीं करना है, बस तुमको झूठ बोलना है, तुमको प्रिटेंड करना है। इवन हम गर्ल्स एक दूसरे से ही बात शेयर नहीं कर पाते थे। तो मेरे अंदर उस टाइम पे आने लग गया गंदगी, नॉट गंदगी लाइक या थॉट्स आने लग गए कि मेरी माँ का जो काम था वो गंदा था। मेरी माँ गंदा काम करती थी और उनका गंदा मतलब गंदा ही धंधा था उनका, और वो अच्छी नहीं है। तो लेकिन फिर मैं वो अंतर देखने लग गई कि कैसे मैं वो एरिया में थी और मेरी मम्मी को मैं रिस्पेक्ट करती थी और सब कुछ देखती थी, एंड जैसे मैं वो एरिया के बाहर आई है मेरे को समझ में आ गया कि लोग कैसे उस थॉट से जाते हैं। एंड फिर कुछ समय के बाद मैं वो एनजीओ से निकल गई थी। फिर मैं 10th में आ गई थी। 10th में उनको था कि नहीं पढ़ाना है ये सारी चीजें। तो मैं जब 10th में मेरी मॉम के साथ आके रहने लग गई तो 2 महीने में मॉम के साथ रही थी, और देन आई रियलाइज कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है मेरी मॉम को लेके, क्योंकि मैं उनको ब्लेम करती थी मेरे अब्यूज को लेके, मेरे स्टडी को लेके। एंड जब मैं घर से निकल के किसी और के घर में डोमेस्टिक वर्क कर रही थी, उनके कारण जो मेरा इतना सारा साल वेस्ट हुआ है वो उनके कारण हुआ है। और जब मैं एक और बार जब छोटी थी, एक और सीन हुआ था कि लाइक मेरे को सोने के लिए जगह नहीं था, मैं किसी के बेड के अंदर जाके सोने लग गई थी, मेरे पास खाने के लिए स्पेस नहीं था। तो जो भी मैंने तकलीफ झेली थी आई यूज्ड टू ब्लेम कि मेरी माँ ही कारण है, क्योंकि उनको ही मेरा ख्याल रखना चाहिए था। बट मुझे पता भी था कि उनकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा सब कुछ, बट स्टिल वो एज में मैं उनको ही ब्लेम करती थी। एंड जब मैं 17 की थी तो मेरे जो पुराना जहाँ पे मैं एनजीओ में रहती थी वहाँ पे मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड थी, और वो क्रांति बोल के जो एनजीओ है, जो क्रांति डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर के साथ काम करता है टू बिकम एजेंट ऑफ सोशल चेंज एंड हैप्पीनेस। तो वो दोनों लड़की उस हॉस्टल में थी। तो फिर जब उनको पता चला मैं मॉम के साथ हूँ, मॉम के साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ यहाँ पे आके रहो, तुम पढ़ाई करो। और मेरे को पता भी चल गया था कि 2 महीने में कि मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो मैं क्रांति में गई। तो जब मैं क्रांति में एंटर की, लाइक मेरे को ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है ये याद करके कि जैसे मैं एंटर की थी तो बानी दास बोल के जो क्रांति की को फाउंडर है, उन्होंने पूछा कि मुझे कि तेरे सपने क्या है, तुझे बनना क्या है। तो मैं इस टाइम पे एकदम शॉक थी कि पहली बार कोई मुझसे ये पूछा है, पहले किसी ने, और इस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं कि क्या है एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं लगता था मेरे लाइफ में। एंड मेरे फटाक से दिमाग में आया और फटाक से मैंने ड्रम बोल दिया। ठीक है, ऑब्वियसली वो थॉट्स प्रोसेस थे कहीं ना कहीं, बट आई यूज्ड टू नॉट रियलाइज ऑल दोस थिंग। तो मैंने बोला ड्रम कहाँ से आया, फिर उन्होंने पूछा कैसे क्यों। तो मैं बचपन में हमेशा गणपति विसर्जन में देखती थी बॉयज को प्ले करते हुए, और मुझे पता नहीं था कि गर्ल्स भी ये कर सकते हो। मेरा तो दूर दूर का लेना देना नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ बोल के। मुझे ऑब्वियसली प्ले करना नहीं आता था और मुझे लगता था ये लड़कियां नहीं कर सकती है। तो और मैं मेरी फ्रेंड को भी ड्रम प्ले करते हुए देखी थी, तो मुझे लगा था अरे ये कुछ नया, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं कोई अलग दुनिया में आ गई है जहाँ पे लड़की भी ये चीज कर रही है। लड़की में हॉस्टल में जैसे लड़की को जैसा जो कपड़ा पहनना है वो पहन सकती है। तो मैं एकदम शॉक थी। और दी बोली तुमको पढ़ाई करनी है, मैंने बोला हाँ पढ़ाई करनी है। बोली कितनी में हो, मैंने बोला 10वीं में हूँ, आप मेरे को लगवा दो। तो मैं 10वीं में गई। फिर मेरे पास दोनों ऑप्शन थे। दी बोली तुमको, और थर्ड था क्रांति बेसिकली थेरेपी में बहुत बिलीव करता है। तो क्रांति का 3 नहीं 4 बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है, और तुमको साइड डिवाइस जो तुमको जो तुम चाहते हो बनना वो भी करना है, एंड तुमको थेरेपी करना है, और क्रांति के साथ ट्रैवल करना है। ये 4 चीज बहुत सही है। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, 10th में थी। तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली क्रांति जहाँ भी जाता था वहाँ पे क्रांति के बारे में बताता, क्योंकि पता होना चाहिए। एंड हमको थोड़ा सा मतलब टीचर्स को पता होना चाहिए ना कि तुमसे बच्चों के साथ क्या ट्रीट करना है, क्या हेल्प करना है बोल के प्रिंसिपल को बताया। तो टीचर्स को पता चल गया कि टीचर्स मेरे साथ ऐसा करते थे कि मुझे लास्ट बेंच पे बिठा देते थे। अब मैं तो एकदम बोंदू थी कि मुझे कुछ पढ़ाई नहीं समझ में आता था। 7वीं से डायरेक्ट 10वीं में आ गई मैं। अब मुझे पता भी नहीं कि कैसे मैथ सॉल्व करने का, कैसे साइंस समझने का। तो जब भी मैं मैथ का होमवर्क नहीं करके आती थी मुझे आगे बुला के मारते थे, और मुझे हमेशा वो मतलब सबके सामने बोलते थे इसको पीछे ही बिठाओ, इससे कोई बात मत करो। और मैं बिंदास हो गई थी क्रांति में जाके, मैं सबसे बात करती थी, मैं खुल मिल के रहती थी, बट वो मुझे दबाते रहते थे और हमेशा कि तुम, और वो हो गया था। फिर मैं देखने लगी थी कि मेरा बैकग्राउंड ये है, इसकी वजह से आप मुझसे ऐसा ट्रीट करोगे, बल्कि आपको तो ज्यादा अटेंशन देना चाहिए मुझे कि मुझे कितनी हेल्प की जरूरत है। और
जब तुम देख रहे हो कि कोई लड़की ये बैकग्राउंड से आ रही है, उसको हेल्प चाहिए स्टडी के लिए, तो तुम उसको बल्कि सपोर्ट करने के बदले और दबा रहे हो, तुम उसको और पीछे कर रहे हो। तुम हेल्प करना चाहिए ना। तब फिर मेरा एकदम मेरे मन में आ गया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, अब पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि टीचर लोग मेरे साथ ऐसे करे। ऑल दो क्रांति में वॉलंटियर्स आते थे जो मुझे पढ़ाते थे, दे वर वेरी गुड, बट स्टिल मेरे दिमाग में कुछ घुसता नहीं था। एंड साथ ही साथ मेरा थेरेपी हो रहा था। थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि थेरेपी जो पागल है उनको जाना चाहिए, जो मेंटली ठीक नहीं, बट आई वुड से एवरी सिंगल वन, लाइक सबको थेरेपिस्ट की जरूरत है। भले हमें लगता है हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मे बी है या नहीं है, बट ऑब्वियसली हमें जरूरत है, क्योंकि एक है इंसान जिसको हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, जिसके पास हमें पता है कि बातें कहीं और नहीं जाएगी। और कभी कभी थेरेपिस्ट हमें ही सजेशन करती है, बट वी हैव ऑप्शन कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं। आई वुड से कि थेरेपिस्ट से ही पता चलता है कि एग्जैक्टली मैं कौन सी इंसान हूँ, मैं हूँ क्या। क्योंकि मुझे वो हमें नहीं बताती कि तुम यही करो, बल्कि वो बोलती कि ये सारी ऑप्शन है, तुम चुनो तुमको क्या करनी है। एंड वो सारी चीजें मुझे मिलने लग गई और मुझे दिखने लगा। तो मुझे फिर उसके बाद उन्होंने मेरे अब्यूज के ऊपर बहुत सारा काम करने लगी कि एग्जैक्टली, क्योंकि इतने 5 सालों में जब मेरा 8 या 10 साल की थी तभी, हाँ तभी अब्यूज हुआ था। तो इतने साल तक का मैंने खुद को ये बोला कि मेरी गलती थी, जब भी मेरे कोई क्लोज आता मैं क्यों भागी नहीं, मैं किसी को शेयर क्यों नहीं करी। बट थेरेपिस्ट में मुझे मतलब थेरेपी में मेरे को पता चला कि ऑब्वियसली मेरी कोई गलती थी नहीं। उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड मैं उनको उनको भी ब्लेम करती थी कि उन्होंने क्यों किया। फिर मैं मेरे मेरे बैकग्राउंड को ब्लेम करती थी कि मैं ये एरिया से आई हूँ, इसीलिए लोग को लगता था कि कल के दिन ये भी काम यही करेगी, तो मैं क्यों उसका फायदा ना उठा लूँ। मैं ये सारी चीजें समझती थी। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि, और मैं जब क्रांति के साथ ट्रैवल करने लगी, सब कुछ देखने लगी, क्रांति में सब लड़कियों की स्टोरी सुनी, तब मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही नहीं थी ऐसी। तुम चाहे ये एरिया से रहो या ना रहो, तुम नॉर्मल भी देख रहे हो, तुमको लगता है तुम्हारी ये नॉर्मल जिंदगी है, अलग एरिया है, गंदा एरिया, बट इट्स एवरीवेयर। हर एक जगह पे तुमको डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा, तुमको अब्यूज मिलेगा, तुमको वायलेंस मिलेगा। ये सिर्फ कमाटीपुरा में ही नहीं है। बट जब मैं वो क्रांति में रहने लगे तब मैं देखने लग गई थी कि कितना सारा अंतर है। लोग की सोच क्या है कि यही गंदा एरिया, यहाँ पे जो औरतें लोग काम करती है उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मेरे को, हम लोग की क्रांति की लड़की लोग सिर्फ चल के भी जाते थे ना, तो हम लोग को ऐसे रंडी है बोल के बोल देते थे, और मुझे हमेशा बोलते थे रंडी की बेटी है तो रंडी ही बनेगी। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट इट्स रियलिटी, यही मुझे बोला गया है। एंड मुझे समझ में नहीं आता था लाइक कैसे कैसे तुम ये सारी चीजें, तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी थॉट आते कहाँ से है। और मुझे समझ में मतलब फिर मेरे को समझ में आया कि मेरी माँ ने जो काम किया था वो किसके लिए की थी। वो उस टाइम पे जब घर में कोई नहीं था, मेरे स्टेप डैड डिवोर्स ले लिए थे, वो मुझे संभालने के लिए ही बार डांसर बनी थी। ठीक है। एंड देन लेटर ऑन वो खुद को इतना हार्म करके भी उसने वही काम किया। तो ऐसे कितनी सारी औरतें लोग हैं वहाँ पे, जो मेरे को, मेरी ट्रांसजेंडर मॉम थी, उन्होंने मुझे संभाला है। ठीक है। वहाँ पे कितने सारे, हर एक फेस्टिवल एक साथ मनाया जाता है। जो भी, अगर कोई लड़की, अगर मैं कहीं पे रोड पे खड़ी हूँ, कोई कस्टमर आके मुझे पूछ लिया तो तुरंत दूसरी माँ आके झगड़ा करेगी, भगाएगी बोल के। और हमेशा हर माँ प्रोटेक्ट करती है कि शाम के टाइम पे उसकी बच्ची एनजीओ में रहे या घर के अंदर रहे या बाहर किसी के सामने जाए ना, बट ट्राई वो हमेशा करती गई है। तो तुम कैसे, मतलब नॉर्मल जो लोग हैं वो कैसे ये औरतों को जज कर सकते हैं। ऊपर से वहाँ पे कभी भी पुलिस आते हैं, कभी भी मार के जो भी सेक्स वर्कर है उनको, उनके साथ पैसा लूटते हैं, बल्कि उनके साथ सेक्स करते हैं। मैंने ये लिटरली देखा, क्रांति में सब लड़कियों से स्टोरीज भी सुने हैं। ये सारी चीजें उन लोग सहती है। और तुम नॉर्मल सोसाइटी में कोई भी प्राउडली बोल नहीं पाता है कि मेरी मम्मी बार डांसर है या सेक्स वर्कर है। हम नॉर्मल अच्छे से बोल देंगे, ओ मेरे डैड तो डॉक्टर है, मेरी मॉम टीचर है, ये वो। बट अगर मैं किसी को सामने बोल दूँ मेरी मम्मी बार डांसर है, तो यू कैन सी जज जो कैसे जज करने लगेंगे तुम्हारे लिए। भले मुंह से नहीं बोलेंगे, बट मैं दिमाग में कितना होगा। बट पहले, अगर मैं क्रांति से पहले अगर कोई मुझसे पूछता तुम्हारी मम्मी क्या काम कर रही है, मैं कुछ बोलती ही नहीं। ठीक है। मैं कुछ भी झूठ बोल देती, अरे वो ऑफिस में जाके ऑफिस का काम करती है। बट क्रांति में जाने के, जब मैंने थेरेपी किया, जब मैंने ट्रैवल किया, जब मैं, क्रांति का एजुकेशन भी होता है जो ना, जब दी देखने लग गई कि कैसे एजुकेशन हमारी लड़की लोग को ट्रीट करने लगा, तो दी खुद का भी स्कूल, प्रॉबिन चौरसिया जो क्रांति के फाउंडर है, वो खुद का भी स्कूल चलाती थी। तो हम तब ये सारी चीजें मैं छोटे छोटे सीखने लग गई कि कैसे
मैं मेरी मॉम को रिस्पेक्ट करने लगी, उनके काम को लेके, कैसे मैं क्यों दूसरे का सुन के दूसरे लोग की जजमेंट को लेके मैं ये सारी चीज़ों को गलत करने लगी। जब सब लोग अपने प्राउडली अपने मॉम पेरेंट्स का जॉब का बोल सकते तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। आई एम डेफिनेटली जितना मैं टीचर और डैड के लिए इतना टीचर और डॉक्टर के लिए प्राउडली नहीं, उतना मैं मॉम के लिए क्यों नहीं प्राउड फील करूँ। एंड स्टिल नाउ लाइक जो भी मेरे बचपन में मम्मी के साथ रिलेशनशिप रहे, जितने भी हर्ट्स हुए, आई एम स्टिल वर्किंग। आई वुड नॉट से कि मैंने सब लेट गो कर दिया है, मैंने माफ कर दिया या जो भी, स्टिल ये लाइक जर्नी है और इस चलती रहेगी। एंड फिर 10वीं मैंने बैक टू स्टोरी 10वीं मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद दी ने बोला कि चलो अब तुमको क्या करना है। मैंने बोला मुझे ड्रम में ही करियर बनाना है, मुझे बस अभी कुछ और नहीं करना है। तो दी बोली चलो हम म्यूजिक के लिए हम म्यूजिक स्कूल के लिए अप्लाई करते। तो हमने इंडिया में अप्लाई किया था और एक दो यूएस में और दो यूके में अप्लाई किया था कुछ तो ऐसा। तो इंडिया का फर्स्ट आया था, नहीं पहले हम लोग ने इंडिया में अप्लाई किया था, सॉरी पहले इंडिया में अप्लाई किया। तो इंडिया में बोला गया कि मैंने 12th नहीं पढ़ा, मुझे सही से इंग्लिश नहीं आती है और ये हमारे कैटेगरी में फिट नहीं होती है। तो एकदम ऑब्वियसली बुरा लगेगा तुम कैसे, और ऑब्वियसली क्रांति का बैकग्राउंड सब कुछ बताया गया था। तो फिर मैं बोली भाड़ में जाए, अभी ये नहीं करना है, इंडिया में तो पढ़ाई करनी नहीं है, सीखना ही नहीं है, चलो कुछ और देखते। तब रॉबिन और मैं यूएस का क्या बोलते यूके का देखे थे। दोनों जगह पे मेरे को फुल स्कॉलरशिप मिल गया था। तो मैं खुश कि भाई इंडिया में ही ये सोच है बट बाहर मुझे मिल गया, तो मैं खुश। और मैं फटाक से यूएस चली गई। यूएस में वॉशिंगटन डीसी में मैंने 1 साल ड्रमिंग सीखा था। इट वाज नॉट रेगुलर क्लासेस, लेकिन मैं एक दिन जाती थी ड्रम सीखने, एक दिन बैंड सीखने जाती थी, तो बाकी दिन मैं थिएटर का सीखने जाती थी। क्रांति इवन डू थिएटर परफॉर्मेंस जहाँ पे हम लोग अपने मॉम की स्टोरीज बताते हैं, कैसे सेक्स वर्कर्स की लाइफ रही है, कैसे हमारी लाइफ रही है बिफोर क्रांति एंड क्रांति के आने के बाद व्हाट आर आवर ड्रीम्स, एंड कैसे सालों साल हम चेंज होने लग जाते हैं। पहले हमेशा जैसे हम लोग नॉर्मली हमारे परफॉर्मेंस में भी हम बताते हैं कि अब्यूज का सीन, की पहली बार जब अब्यूज होता है तो हम कैसे रिजेक्ट करते हैं, देखने की कोशिश नहीं करते, फिर कुछ समय के बाद हम हाइड करने लग जाते, फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आने लग जाते, फिर लेट गो होने लग जाते। तो ये सारी चीजें हमारे परफॉर्मेंस में ही आती है, जो हम वर्ल्ड टूर कभी करते हैं, हर 1 साल में या 2 साल में वर्ल्ड टूर करते हैं हम लोग। तो मैं थिएटर क्लासेस भी जाती थी और मैं साथ ही साथ लोगों को मिल रही थी, तो मैं देखने लगी थी कि कितनी अलग दुनिया है, लोगों की सोच क्या है। एंड देन 1 साल मैं वहाँ पे रही। फिर आने के बाद मैं सोची कि इंडिया वापस आने के साथ बाद में सोची कि मुझे जाके नॉर्मल बैंड में जाके ऐसे परफॉर्मेंस देते नहीं रहना है, मुझे ये नहीं करना है। एंड मैं बोली देखो कि मुझे ये करना ही नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। और तो दी फिर उसके बाद मैंने तालिंग बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पुणे में है, वहाँ पे गई और वहाँ पे मैंने 2.5 साल ड्रम सर्कल का फैसिलिटेशन का कोर्स किया वहाँ पे मैं। तो ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट के साथ करो, कम्युनिटी के साथ करो, किसी के साथ भी करो, बट मैं एनजीओ सेक्टर में थी क्योंकि जो बच्चे थे वही उनके हाथों में पहली बार ड्रम आना, जैसे मेरे हाथ में पहली बार आया था क्रांति के कारण ही, और उनके हाथों में ड्रम आना, वो एक्सपीरियंस करना, किसी चीज का सोचना नहीं है, बस वो म्यूजिक को सुनना है और प्ले करना है, जैसा प्ले करना है, जो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर इमोशंस चल रहे हैं, स्ट्रेस्ड हो, हैप्पी हो, जो भी है, लाइक वो ड्रमिंग के थ्रू सब कुछ निकल जाते थे। तो वो मैं रियलाइज करने लगी और मैं ड्रम सर्कल्स करती थी। एंड फिर उसके बाद मुझे था कि मैं बच्चे लोग के साथ ड्रम के अलावा मुझे और भी चीज़ों पे काम करना है, जैसे कि जो भी इश्यूज हमारे अराउंड होती जाती है और खास करके ज़्यादा करके हमारे मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें मुझे करना, मतलब मुझे जानना है और मुझे उनके साथ काम करना। ऑब्वियसली मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी और मुझे लगता था कि मुझे कहीं पे भी कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, बट जेंडर लैब बोल के एक मुंबई में ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास कोई मतलब उन लोग हर एक स्कूल मुंबई के हर एक स्कूलों में काम करते हैं, ऑलमोस्ट 100 कुछ तो स्कूल है उनके, मोर देन 100 आई गेस, उनके साथ काम करते। तो वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया था कि जहाँ पे बच्चे लोग के साथ 8th स्टैंडर्ड गर्ल्स के साथ, एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ जेंडर स्टीरियोटाइप लीडरशिप के बारे में मैं उनके साथ काम करती थी। एंड कैसे लड़की लोग को जो समाज में देखते कि लड़का लड़की में जो भेदभाव है, बट लड़की लोग भी जो
उनके अराउंड, उनके घर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जब मैं ये काम करने लगी तो मुझे समझ में आ गया कि मैं ये भी करना चाहती हूँ और मैं ड्रम भी करना चाहती हूँ। मैं दोनों ही चीज़ को बैलेंस करना चाहती हूँ। मुझे ड्रम में अपना बेसिकली करियर वैसा टाइप में नहीं बनाना है कि मैं जहाँ पे कहीं परफॉर्मेंस करूँ। मैं एक जाके आधा घंटे का भी ड्रम सर्कल ले रही हूँ तो मेरे लिए बस वही अच्छा है। और तो अभी राइट नाउ मैंने वो 1 साल का लास्ट ईयर था, और लास्ट ईयर मैं यूएस भी गई थी एक वापस से, और वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करता है। जो तो बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करते, तो ये कैफे है एक, जहाँ पे उन लोग फंड रेजिंग करते, जो भी कॉफी वॉफी जो भी खरीदता है वो सारा मनी इकट्ठा करके इन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। और कैसे उन लोग अलग अलग एक्टिविटी करके, अलग अलग वर्कशॉप करके ये बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। तो मैं उनके साथ 1 साल काम की थी कि कैसे मैं ये, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जब मैं 4 साल पहले, मेरी क्रांति के 2 दोस्त है, तो हम लोग का एक सपना था कि हमें एक स्पेस खोलना है जहाँ पे आई डोंट नो क्या नाम है क्या नहीं है, और वो एक स्पेस खोलना है जहाँ पे एग्जैक्टली क्रांति जैसा ही हो, और जहाँ पे हम कैफे चलाएं, जहाँ पे जो कैफे के अंदर जो काम करेंगे वो सेक्स वर्कर्स हो, जो माँ लोग को अपनी मर्जी से काम करना है। क्योंकि क्रांति में एक जरीना बोल के आंटी है, जिससे हमने पहली बार सुना था कि वो बोलती थी कि मुझे हमेशा एक ट्रॉली लगाना है, एक फूड ट्रक बन है करना है, बट मैं नहीं कर पाई। मेरे को बचपन से सपना था, और कहीं से भी वो बहुत बार ट्राई भी की थी, लेकिन पुलिस से किसी से भी सपोर्ट नहीं मिला था कुछ भी। तो वो फिर बाद में रियलाइज हुआ कि उनको कुछ और भी करना था। तो ऐसी कितनी सारी और माँ होगी जिनको ये करना होगा। तो ये आइडिया उधर से आ गया कि माँ लोग ये काम करेंगे, फिर ऊपर साइड में सब बच्चे होंगे जिनको जो अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए, जो उनको बनना है, उनके लिए हम खड़े रहे बोल के। मैं लकी हूँ जो मुझे उस टाइम पे क्रांति मिल गया। कितने सारे बच्चे होंगे, लड़का लड़की होगी जिनको पता ही नहीं होगा कि उनको क्या बनना है, कैसे सपोर्ट होगा या उनको। क्योंकि जब मैं छोटी थी मुझे हमेशा बोला गया था कि तू भी बार डांसर बन जाएगी और तेरा जो भाई है वो गैंगस्टर बन जाएगा। एक मूवी है जो बॉलीवुड मूवी है, एग्जैक्टली उसका डायलॉग मुझे मारते थे। तो लेकिन कितनी सारी लड़कियों को ये करना ही नहीं है, कितनी सारी माँ लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनको पता ही, जैसे मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया के ये छोटी सी जगह के आगे भी इतनी बड़ी दुनिया है। या तो वो मैं भी करूँ बोल के। और जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ तो होगा, जैसे आई सेड कुछ तो होगा, बट कुछ पता नहीं था। और वो जब मेरे साथ हमेशा अब्यूज हुए या जब भी मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो और जब मैं थेरेपी भी करती थी, ये सारी चीज़ों में मेरे को ऐसा लगता था कि छोड़ देना है, बस छोड़ देना है, इसको पकड़ के नहीं बैठना है खुद के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें पकड़ के मेरे बॉडी में ही हार्म होगा, वो स्ट्रेस लेवल मेरे अंदर ही होगा। स्टिल है अभी भी, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बस वो अच्छी खासी सब बन गई हूँ ये, बट स्टिल है, बट इट्स अ जर्नी जो है। या तो अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है आश्रा बोल के जो देहरादून में है, उनके साथ में फिलहाल अभी लॉकडाउन के पहले मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना था, बट मैं लॉकडाउन के बीच में उनके साथ ही यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो क्रांति का जो एजुकेशन है वो मैं लेके मतलब क्रांति का ही एजुकेशन उनके साथ में करने वाली हूँ, अलग अलग करिकुलम डिजाइन करने के लिए। तो सेम जो मैं बोल रही थी ना, मेरा कैफे होगा, वहाँ पे बच्चे लोग के लिए अपॉर्चुनिटी भी होगा, स्कूल भी होगा, जिसको जो टैलेंट है, जैसे मेरे को ड्रमिंग है क्रांति में, दूसरी लड़की लोग सिंगिंग है, तो अलग अलग क्लासेस होंगे, वैसा स्पेस बनाने का हमेशा है। तो हम लोग ने कुछ साल पहले डिजाइन भी पूरा बना लिया था कि कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और नाम क्या होना चाहिए, मेटा क्रांति बोल के। ऐसा सब खुला खुला ऐसे छोटा छोटा आइडियाज है, बट वन डे आई डेफिनेटली वांटेड टू डू दैट, एंड वो मेरा सपना है। एंड अभी तो मैं आश्रम में जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज होता है क्या, लाइक बच्चे हैं, और सब उनके साथ मैं एजुकेशन को लेके काम करना चाहती हूँ, और नॉट हमारा फॉर्मल एजुकेशन बट क्रांति का एजुकेशन को लेके। तभी मैं यहाँ पे बस करिकुलम डिजाइन कर रही हूँ, और नेक्स्ट ईयर पता नहीं कि मैं क्या करूँगी, बट मुझे पता है कि मेरा ये गोल है, तो कुछ ना कुछ अलग चीज मैं हर 2-3 साल के बाद कुछ अलग, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेटा क्रांति बनाने के लिए मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है, और बहुत सारी चीजें सीखने के बाद ही मैं ये चीज अचीव कर पाऊंगी। दैट्स इट। पूरी बहुत स्टोरी लंबा बोल दिया मैंने। नहीं, बट आई एम ग्लैड शीतल कि मतलब जिसने इतना अब्यूज और इतने सर्कमस्टांसेस देखे हो ना, आई आई फील सो हैप्पी कि कहीं भी ना मुझे
की पूरी कॉन्वर्सेशन में ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मेरे पर काट दिए हो। वही एंथुजियाज्म है, वही एक जोश है, मतलब आप अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहते हो, आप यू वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ, यू वांट टू इम्पैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे कि बाकी दूसरे बच्चे करना चाहते हैं। तो मुझे ना वो कोई डिफरेंशिएशन दिखा नहीं। मतलब मुझे मुझे पता है अभी आपसे बात करते हुए, और आपने बहुत खूबसूरत बातें बहुत ही इनोसेंटली बोली है कुछ। एक्चुअली कमाटीपुरा इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड यू Yeah. सेड इट सो राइट कि वहां आपको, जब आप वहां रहते थे तब आपको वो डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होता था जब आप वो एक्चुअली Yeah. सोसाइटी में आए। तो मुझे ऐसा लगा कि जिन लोगों ने और जिस स्ट्रेटा ने और जिन कैटेगरीज ने इस सोसाइटी को सुधारने का या उसको आगे प्रोग्रेस करने का, जैसे कहते हैं ना, बीड़ा उठाया है, चाहे वो स्कूल सिस्टम हो, राइट। स्कूल हम Yeah. क्यों भेजते हैं बच्चों को? ताकि वो अपने Yeah. अपना करियर बना सके, उनके Yeah. फाउंडेशन होता है। अगर Yeah. आप जैसे स्कूल्स ही ऐसे हाथ झाड़ के पीछे हट जाओगे कि अरे नहीं दिस इज, तो मुझे लगता है उनको स्कूलिंग की जरूरत है। मुझे लगता है कि Obviously. Yeah. दूसरों का करियर बनाने से पहले ना, Agree. पहले आप अपना तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। जो Agree. लोग, और आपने एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जो सेक्सुअल अब्यूज आपको वहां उस जगह पे रहते हुआ, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज तो कितनी सारी लड़कियों के साथ वो वहां पे नहीं भी रहती तब भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग करते हैं वो वैसे लोग हैं जो उन जगहों पे जाते हैं। कई Yeah. बहुत ही वेल क्वालिफाइड होते हैं, कई बहुत ही, कितने तो मिनिस्टर्स के बारे में हमने सुना है यार। तो Yeah. ऐसा नहीं, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों फिर, राइट? Yeah. ये तो Yeah. इट्स जस्ट इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ डिजीज्ड Yeah. स्टेट ऑफ माइंड। तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें डिफरेंशिएशन कहीं रखना चाहिए। और उस Yeah. बेसिस पे कि मेरी सिचुएशन कैसी थी, जो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं थी, उसकी वजह से Yeah. आपको इतना कुछ सफर करना पड़ा, बट आई फील सो हैप्पी कि आपने ना वो एक वो जैसे कहते हैं ना, एक चुलबुलापन है, यू स्टिल दैट हैप्पी सोल यू। एंड आई रियली ग्रेटफुल टू क्रांति फॉर व्हाटएवर थेरेपी दे हैव डन विद यू, क्योंकि वो Yeah. दिखता है। पर हैप्पीनेस Yeah. ना, मैं पता नहीं अभी कल ही किसी से बात कर रही थी, खुशी जो होती है ना बहुत ही इंफेक्शियस होती है, आप उसको ना दबा के Yeah. नहीं रख सकते। आप जब खुश होते Yeah. हो ना, सामने वाले को दिखता है कि आप खुश हो। और मुझे आपसे Yeah. बात करते हुए दिखा कि आपके कितने सपने हैं, आप अपनी लाइफ को कितना आगे तक लेके जाना चाहते हो। और कहीं भी मैंने ये नहीं सुना कि नहीं लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं लेकिन मुझे तो ये नहीं आता। थ्रू आउट योर लाइफ कि मैं करती रहूंगी, मैं कुछ ना कुछ करती रहूंगी, अभी मैं कुछ कर रही हूँ, 2-3 साल बाद मैं कुछ और कर लूंगी, फिर मैं कुछ और कर लूंगी। Yeah. एंड इट्स अच्छा लगता है यार, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी फीलिंग आती है। और मैं लिटरली आई थिंक इस एपिसोड के थ्रू मैं ये भी बहुत सारे लोगों को बोलना चाहती हूँ। बहुत होते हैं ना कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हमारी तो इकोनॉमी खराब है। गाइस, आई मीन ये एपिसोड देखने के बाद मुझे लगता है बहुत सारे लोग दे शुड एक्चुअली गो इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अंडरस्टैंड कि ये अगेन आई वुड से जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? Yeah. और कुछ नहीं है। बट आपका स्टोरी इतना इंस्पायरिंग है ना, एंड आई रियली वांट कि ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उनको समझ में आए। एंड इवन टू दोज पीपल जो ये ऐसा करते हैं, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपकी मदर ने जो किया दैट वाज आउट ऑफ हर ओन सर्कमस्टेंस, क्योंकि Yeah. Agree. वो आपको, शी वांटेड टू ब्रिंग यू अप वेल, राइट? Yeah. लेकिन Yeah. जिन्होंने वो अब्यूज किया उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था ना। व्हाई डिड दे डू Yeah. इट? इट्स सैड। बट एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि Yeah. आज के टाइम पे इफ यू मीट दैट मैन अगेन, योर सो कॉल्ड स्टेप डैड, व्हाट वुड यू Yeah. लाइक टू से टू हिम, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टू हिम? आप क्या कहना चाहोगे? I'll be honest here. कुछ साल पहले अगर आप मुझसे ये सवाल पूछे होते तो मैं बोलती, मैं जाके उसको पहले पूछती कि क्यों किया एग्जैक्टली, एंड ऑब्वियसली मारती, गाली देती, सब कुछ करती। बट अभी मैं नहीं करती, क्योंकि इतने साल मैंने उनके लिए गुस्सा रखा, इतने साल मैंने उनके लिए, बल्कि उनको जितना नहीं नफरत किया मैंने खुद को नफरत किया उतने साल, ठीक है। लेकिन अब मैं मतलब अभी भी कभी कभी याद आता है, या कभी कोई अचानक से ऐसा हमारे लोकल ट्रेन में भी कोई टच कर देता है तो वो सीन याद आ जाता है, वो बुरा लगता है और अनकंफर्टेबल बहुत ज्यादा लगता है। बट मैं उस बंदे से कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं। एंड आई डोंट वांट टू मेक एनी, मतलब ये ऑब्वियसली
कोई कोई औरतें लोग मारेगी चिल्लाएगी, बट मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे कुछ करना नहीं है उनके लिए, क्योंकि गॉड नोज वो अपने लाइफ में क्या झेला है। क्योंकि मेरा माना जाता है ऐसा कि कोई भी हम एक्शन करते हैं ना, वो हमारे साथ भी हुआ रहता है और वही चीज हम बैक देते हैं। मुझे नहीं पता है कि वो अपने चाइल्डहुड कैसा रहा है, कैसे नहीं, उसने अपनी जवानी कैसे देखी है, कैसे नहीं। कुछ तो कारण होगा उसने मेरे साथ ऐसा किया होगा ना, उसके साथ भी कुछ हुआ होगा। तो मुझे नहीं पता कि उसकी लाइफ स्टोरी कैसी थी कैसी नहीं, बट जब मैंने उसको मैं आई गेस मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, इतने सारे, उसको कहीं ना कहीं पता होगा ये चीज, मुझे नहीं पता उसने सुना भी होगा कि नहीं। मैंने बहुत साल पहले एक बार जब मैं बहुत गुस्से में भी थी उसके ऊपर, तब मैंने एक बार बैंगलोर में, मुझे पता था कि बैंगलोर में है, मैंने बैंगलोर में रेडियो इंटरव्यू दिया था, तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी कि उसका कॉल आए, क्योंकि आई डोंट नो वेयर ही इज, कुछ पता नहीं है मुझे। बट अब मुझे मतलब भी नहीं कि वो मेरी लाइफ में आए, मुझसे मिले, बात करे, कुछ भी। अगर वो सॉरी भी बोले तो माफ तो मैंने पहले उसको कर ही दिया, तब जाके मैं खुद को भी माफ कर दी है। तो मुझे कुछ भी नहीं है उनके लिए। It, मैं मतलब क्या बोलूं, आई एम रियली dumbfounded because जो सेज में आप हो, how old, like 25-26 years old I think, right? इस एज में इतना मेच्योरिटी, वो भी when you have gone through something like this, to come to a point जहां आप उस इंसान को भी उसका बैकग्राउंड समझने को तैयार हो कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। बहुत कम लोग कर पाते हैं, एंड आई थिंक आई नो आई एम जस्ट आई एम अ कोच, तो मुझे पता है कि मतलब लोगों को उस पॉइंट पे लाना या खुद भी उस पॉइंट पे आना। आई थिंक यू कम आउट रियली स्ट्रॉन्ग शीतला, मतलब आप all the brownie points to you यार, I mean बहुत काम किया है थैंक आपने, यू, and you're very strong, you're very strong, and थैंक I'm यू just सो I'm just grateful कि आपको उस टाइम पे वो रिसोर्सेज मिले, वो लोग मिले। और पता है आपकी स्टोरी से एक और चीज झलकती है कि हाँ, बुरे लोग होते हैं डेफिनेटली, हर मच। जगह होते हैं, लेकिन हम उस बुराई पे इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं ना, क्योंकि जहां आपको बुरे मिले वहां पूरा आपको एक प्लेटफॉर्म ही तैयार होता है। वहाँ ऐसे लोग मिले, like you said, Bani and Robin and the whole organization Kranti, they put all their efforts to get you somewhere. आप बाहर गए, बाहर के लोगों ने आपको जज नहीं किया, हमारे अपने लोगों ने किया यार। मतलब this is ridiculous, this is literally ridiculous कि हम अपने होके अपने को नहीं समझेंगे, वो बाहर वाला समझ के, you know, they are giving their opportunity to you. So it's interesting. On that note, मतलब ये बहुत ही ऑफ द बीच क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आप मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे, मैं ये भी जानना चाहती थी। I know that what kind of relation you share with your mother, you're very vocal about it, that with time it has gone better and you're still on it, right? But I also want to know that what kind of relationship do you share with your brother, especially the ब्रदर, yeah, in the या sense आई that लव हिम। yeah, I mean, because I've seen your pictures with him, and I know that you really adore him. And I guess he's staying in hostel, right? या बट राइट नाउ ही इज विथ मी, Okay. घर पे ही है। Huh. Right. लॉकडाउन है ना अभी Ha भी। ha ha. Right. So how does he see you? How does he see your mother? How did he see it जब पहली बार आपने decide किया कि मैं publicly I'm going to tell this truth to everyone? क्योंकि वो तो अभी भी hostel में है, and I'm sure उसको कोई reservations थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? People will get to know. People will also get to know about me. They will judge me. They will discriminate me. Whatever you went through, right? उसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आए थे, या लाइक वो एकदम ऐसे रॉक सॉलिड सपोर्ट की तरह खड़ा था कि बिकॉज आई अंडरस्टैंड ही इज इन हिज टीनेज, राइट? उसका ऐसा सोचना बहुत ऑब्वियस सा बात है। तो हाउ डिड ही रिएक्ट? या सो ही इज 16। पहले तो मैं क्रांति में मुझे ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो चुके हैं आके, तो स्टार्टिंग में तो उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। एंड बट जब मैं उसके साथ कंटिन्यू घर पे रहने लग गई, एंड बहुत मेरे घर पे भी बहुत झगड़े नॉर्मली हुए हैं, मेरे अंकल वो सब चीज़ के लेके। लेकिन जब व्हेन ही सॉ मी कि मैं उसको कैसे एजुकेशन को लेके सपोर्ट कर रही हूँ, मेरा एजुकेशन सिस्टम कौन है, मेरा सपोर्टिव सिस्टम कौन है, वो है क्रांति। मैं कहाँ से स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, क्योंकि क्रांति मेरे पीछे खड़ा है, मैं उसको सपोर्ट कर पा रही हूँ क्योंकि क्रांति है बोल के। तो वो आई गेस वो हमारे बीच में इतना डीपली कभी बातचीत नहीं हुआ है, बट
ही अंडरस्टैंड कि मैं जो भी कुछ हूँ, मैं जो भी शेयर करती हूँ, दैट्स मी, ये मेरी स्टोरी रही है। और वो हमेशा सुना भी हो, बहुत बार मेरे इंटरव्यू सुने भी है, देखा भी है, एंड ही नोज। बल्कि मैं उसको पूछती हूँ कि भाई तू भी मुझे अपनी स्टोरी बता, तेरी क्या है, भले ही 16 बट स्टिल, क्योंकि मैंने बहुत साल उसके साथ रही नहीं हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन में रही हूँ इतने साल में, कभी भी ये पहले 3 साल है मैं जो उसके साथ कंटिन्यू रह पा रही हूँ। बट मुझे था कि तू भी मुझे बताए जैसे मेरे साथ हुआ है, ऑब्वियसली तेरे भी कुछ अलग रिलेशनशिप होगी, क्योंकि अभी वो 16 हो गया, कभी कभी घर पे बात नहीं सुनता है, झगड़े करता है, मैं क्या उसको पढ़ाई को लेके परेशान करती रहती हूँ। तो मुझे मुझे जानना था कि तेरा मतलब मम्मी के साथ जब भी उसकी भी आपका चिल्लम चाली होते रहते, तो मुझे एकदम आ जाता है कि कुछ हुआ है क्या, बता मुझे जरा सा। बट ही इज लाइक नहीं भी ऐसा कुछ है नहीं ये वो बोल के, बट ही अंडरस्टैंड आई गेस, क्योंकि जो हॉस्टल में भी वो पढ़ता है वहाँ पे भी वो गया है क्रांति के सपोर्ट से। तो वहाँ पे सबको पता है कि क्रांति क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, और वो पहला लड़का है जो क्रांति जिसको एजुकेशन के लिए सपोर्ट करता है, क्योंकि दी के हमेशा मन में है कि बॉयज को भी करना है, बट कैसे करना है कैसे नहीं। तो वही लाइक क्रांति में सब गर्ल्स ही है, बट वो पहला बॉयज है जिसको वो सपोर्ट कर रही है, तो वो देखता है ये सारी चीजें। भले बहुत बहुत परेशान करता है, बहुत बुरा है, बट बहुत स्वीट है, ये सारी चीजें की अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर। एंड आई वुड नॉट से कि वो कभी इस चीज को इग्नोर करेगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से आया है। जिस दिन करेगा उस दिन मैं हूँ उसके सामने, तो मैं बातचीत करूंगी ऑब्वियसली उससे कि एग्जैक्टली क्या है, बिकॉज क्यों हमें ये बैकग्राउंड दबाना है, क्यों हमेशा ये करना है। क्योंकि मैं मानती हूँ बचपन में अगर मुझे कुछ सालों पहले बोलते तो मैं बोलती कि हाँ ये मेरा, मैं कहाँ से आई हूँ, कैसे लोग थे ये वो बोल के। बट आई वुड से मैं इतना चीज एक्सप्लोर करी आज जो मैं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड। और जो भी है वो मेरा वीकनेस नहीं है, क्योंकि सब लोग को लगता है बिचारी बिचारी उसकी माँ ऐसी थी, अरे उसने ये रेड लाइट एरिया में रही है, बट मैं कुछ भी कहीं से भी बिचारी नहीं हूँ। मैं बल्कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा बैकग्राउंड मेरा वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। मैं हमेशा से बात बोलती आई हूँ। लोगों के थॉट्स है कि ये गंदे लोग है, गंदी जगह से आते हैं, भाई दुनिया में सब जगह गंद मची हुई है, तो वो एक अलग जगह नहीं है, बल्कि तुम जो नॉर्मल सोसाइटी बोलते हो तुम लोग ही कस्टमर्स बन के आते हो, तुम लोग ही घुसते हो वो एरिया में। वहाँ पे तो तुम जाओगे तो बस फैमिली माँ लोग, मोस्टली माँ और बच्चे तुमको दिखाई देंगे, तो तुम ही बाहर से आते हो, तुम ही डराते हो, तुम खुद ही गंदगी मचाते हो बोलते हो, एंड तुम बाहर जाके बोल डराते हो दूसरे लोग को गंदा जगह क्यों। तो या सो देखो, खुद सब लोग को देखना चाहिए कि उनके एक्शंस कैसे होते हैं। How was it, शीतल, मैंने ना किसी से बहुत ही प्यारा एक कोट है, किसी ने कहा था कि आप शर्म तब तक करते हो जब तक वो चीज सिर्फ आपको पता हो। जैसे कहते हैं ना, शर्म या जो होती है वो पलती तभी है क्योंकि उसमें एक सीक्रेसी का एलिमेंट होता है कि सिर्फ मुझे पता या है, दूसरों को पता चल गया तो लोग मुझे जज करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है या कि अगर आप उसे शर्म छोड़ के, लाइक यू डिड, जब आप उससे अपनी आपका वो फैक्ट है, शायद दूसरे लोग उसे शर्म की तरह देखें लेकिन आपका वो फैक्ट है, और जब उस या ऑनेस्टी को आप ओन करते हो ना, और जब आप वो बोलते हो, राइट, तो सडनली जितनी भी शर्म है ना वो गायब हो जाती है, राइट। आपने जब डिसाइड किया कि पब्लिकली आप इस चीज को लोगों के साथ शेयर करोगे, यू विल टेल पीपल, हाउ वाज दैट मोमेंट जब आपने पहली बार ये सच्चाई दूसरों के सामने लाए थे? मतलब कैसा लगा था? ऐसा लगा था कि मतलब अब मैं आजाद हूँ, अब मुझे किसी चीज की कुछ तो टेंशन निकला नहीं। अंदर से, ऐसा लगा कि कुछ तो निकला, ऐसा नॉट कुछ बातें, बट मैं निकली बाहर, राइट, मैं रियल निकली बाहर। और राइट, कुछ ऐसा फेक मुझे जो प्रिटेंड करके रहना पड़ेगा कि अरे नहीं मैं कहीं से आई नहीं, जैसे मैं वो एनजीओ में थी जहाँ पे मैं कुछ अलग ही बंदी बन के रह रही थी कि मैं यहाँ से नहीं आई, मेरी मॉम ये नहीं है, मैंने जो देखा, मेरे जो थॉट प्रोसेस है वो मैं शेयर नहीं कर पाती थी, क्योंकि आई हैव टू प्रिटेंड समवन एल्स कि जो कि है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट जब मैंने शेयर किया दैट्स मी, ये मेरी स्टोरी है और ये मैं हूँ बोल के, क्योंकि वो है बोल के तब मैं हूँ। तो जब मैंने पहले ऑब्वियसली जब पहली बार बोला, जब मैंने पहली बार स्टेज पे भी बोला था, जब मैंने नॉर्मली रॉबिन से शेयर किया था पहली बार, तभी भी लाइक आई कुड से कि कितना ज्यादा मैं होपलेस या एकदम डाउन या कुछ भी फील नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे इतना ज्यादा एम्पावर्ड फील हुआ था उस टाइम पे, एंड आई फेल्ट कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। एंड जब नॉर्मली हम लोग मतलब कहीं पे भी हम लोग क्रांति लोग स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं थिएटर का, या कहीं पे जाके स्टोरी शेयर करते हैं या स्पीच देते हैं, जो भी जहाँ वो पब्लिक की जो वाइब्स आते हैं, जो
सपोर्ट आते हैं, दैट मेक्स मोर स्ट्रॉन्ग। बहुत ज्यादा कहीं पे बहुत लोग गलत सोचते होंगे बट उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो लोग और समझने लग जाते हैं जब देखते हैं कि एटलीस्ट एक इंसान भी ये चीज समझ पा रहा है, तो वो उससे और पावर मिलता है, उससे और खुशी मिलती है। तो मेरे को तो जब मैं शेयर करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी आप देखे मैं तो खुश हुए। I can see that smile on your face यार, मतलब देख के पता चल रहा है। और इसलिए मैं जानना चाहती थी कि अ, मुझे ऐसा लगता है आपने जैसे बोला कि मैं निकल के बाहर आई, कि वो जो मुझे या हमेशा, आई एम श्योर आपको रहता होगा ना कि अच्छा कोई पास कर रहा है, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल या जाए। हर टाइम जब हाँ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, क्या बताऊं, मम्मी ऑफिस जाती हैं, ये करती हैं, कोई, आई थिंक वो जो पर्दे हम अपने दिमाग में ही लगाते थे ना, क्या बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बिहेव करूं, वो सब हट जाता है। सडनली आपको ऐसा लगता है या कि हाँ, कोई स्ट्रेस ही नहीं यार, ये एक फैक्ट है, आप कर सकते हो या एक्सेप्ट, तो आप कर लो, बाकी वो आपका प्रॉब्लम है अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। या तुम सोच रहे हो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम देखो तुम सोच कैसे रहे हो, तुम सामने वाले इंसान को जज कैसे कर रहे हो, आप हो कौन किसी और को जज करने वाले। नहीं नहीं। तो अभी भी होता है क्या ऐसा कि क्योंकि अब तो डेफिनेटली लोगों को पता है, आप यू बीन वेरी वोकल अबाउट इट, तो अभी ऐसा होता है क्या कि लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं या बुरी नजर से देखते हैं या जज करते हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट आफ्टर यू हैव बीन वोकल अबाउट इट, ऐसा कुछ हुआ है क्या? um, ऐसा अभी तो फिलहाल कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बट क्योंकि मैं नॉर्मली कोई मुझे पूछता है ना, या मेरे फ्रेंड्स भी कोई किसी के साथ नई दोस्ती करनी है, वो मैं बोल दूंगी वो चीज कि मैं हूँ, ये हूँ, ऐसा है वैसा है। तुमको रखना है फ्रेंडशिप, तुमको बात करना है, तुमको समझना है, तुमको ग्रोथ तुम्हारा बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं ये सारी चीजें। अगर नहीं तुमको समझना है तो तुम जाओ, मतलब तुम जाओ। और क्या करूँ मैं, तुमको जबरदस्ती बैठा के तुम्हारे दिमाग में वो नहीं बैठ सकती, वो एक समय के बाद मेच्योरिटी आएगी, और जब आनी चाहिए तो आएगी, नहीं आएगी, नहीं आना है तो नहीं आएगी। डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसा बहुत जगहों पे होता है, बहुत सारे, क्रांति का ही एग्जाम्पल, बहुत जगहों पे हम रोड पे भी जाते हैं, वो एरिया में रहते हैं तो लोग बातें करते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ बैकग्राउंड, हम कपड़े क्या पहन रहे हैं, हमारे बॉयफ्रेंड है या नहीं, हम लड़कों से बात कर रहे हैं कि नहीं, हम लड़की लोग इंडिया में ही क्यों पढ़ाई कर रहे नहीं है, हम बाहर क्यों जा रहे हैं, ये सारी चीजों को लेके, ये लड़की लोग ये बैकग्राउंड से है। तो बहुत बार रॉबिन को ऐसे क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं कि तुम क्यों बाहर भेजते हो, क्यों इंडिया में ही नहीं पढ़ाते हो, ये लड़की लोग इतना ही इधर पढ़ ले और फिर खुद से कुछ करके हट जाए। लेकिन रॉबिन का हमेशा है कि जितना एक्सप्लोर कर सके, जितना देख सके, जितना खुद को सीख सके वो करो बोल के। बट लोग बोलते हैं कि इधर से आए हैं, ठीक है, इतना दे दो ना, इतना पढ़ा लो ना, बस हो गया ना इतना, फिर खुद से कुछ कर लेंगे, ये कर लेंगे बोल के। बट क्यों क्यों नहीं देना। नॉर्मली हमेशा रॉबिन एक बात बोलती है जो बहुत ही सुंदर है कि जब हमारा खुद का बच्चा होता है तो कैसे पूरी सब कुछ देना होता है उसको, सब कुछ देना होता है कि ये भी करे, वो भी करे, ये भी करना, ये भी करना। सेम चीज रॉबिन हमेशा करती है हम लोग के साथ। वो ये नहीं ट्रीट करती कि कोई एनजीओ, रॉबिन, बानी दी, ट्रीना दी, जो 15 आंटी, सब लोग क्रांति के जो भी स्टाफ है, सब यही देखते हैं कि ये हमारे ही बच्चे, ये कहीं और से नहीं आए, जितनी जो भी चीजें इनको चाहिए वो हम सब उनको देते जाए। तो कोई भी अगर कुछ हमारे बारे में बोल रहा भी है या हम किसी से सुन रहे हैं तो हम लिटरली इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम ऐसे भी एरिया में रहे हैं जहाँ पे लोग ने इतनी गंदगी मचा के इतना बुरा बुरा बोला है ना। हम लोग ने फाइट बैक किया है, झगड़े किए हैं, बहुत बार बात करके बुलाया। एक बार तो हम लोग लिख के अच्छे से करने वाले थे, लोगों को बुला बुला के बात करने वाले थे, बट वो हुआ नहीं। बोले ठीक है, तुम लोग को ये सोचना है सोचो, ये ठीक है, लोग सोचते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, बट हमको उसको ऊपर कैसे रिएक्ट करना है, कितना देना है अटेंशन, कितना नहीं, वो हमारे हाथ में। अभी मैं रोड पे चल रही, कोई मुझे वापस से कोई गाली दे दिया, अब मैं ये बात को लेके सोच के बैठी नहीं रह सकती हूँ, मुझे बैठना ही नहीं है, मुझे झगड़ा जाके करना नहीं। उसने बोला, उसकी सोच वैसी है, उसको वो रियल में मुझे जानता है क्या, नहीं जानता है, तो ठीक है, अगर बात करना है तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। बट आई थिंक क्रांति बहुत अच्छा काम करी, बिकॉज वो आप लोगों को लिटरली ऐसे नहीं समझती कि ये एनजीओ के बच्चे हैं, कि मतलब इनके लिए ना ना कुछ, हम कुछ भी कर देना इनको चलेगा, क्योंकि इनको या वो सोच ना पहले खुद रखनी पड़ेगी कि या ये नहीं कि मतलब मतलब वो बेचारा वाला टैग नहीं है कि अच्छा नहीं है, इनको तो बस थोड़ा बहुत भी हम सहारा दे देना तो बस कि इनका काम चल जाए, वो नहीं है। वो वो दिखता नहीं है है। कि हाँ मतलब व्हाई नॉट, जस्ट बिकॉज दे कम या फ्रॉम दिस बैकग्राउंड डजंट मीन ना कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती।
अगर मतलब या मेरे पेरेंट्स सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोन ले लेंगे, इससे मांग लेंगे, उससे मांग लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, so why not you people? आप लोग क्यों नहीं, मतलब ऐसा, how does it make any difference, right? या या This is beautiful, this is really really beautiful. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप यूएस गए थे 10 महीने ऑल बाय योरसेल्फ, ठीक है? या मैंने पढ़ा है आपका इंटरव्यू कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे थे और आपके पास पूरे हैंड रिटन इंस्ट्रक्शंस थे कि क्या क्या करना है, यू लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस 10 महीने वहां पे, कैसा था इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था मेरे लिए, क्योंकि बाहर जाना मेरे को लिटरली लग रहा था कि मैं कहाँ आई हूँ, ये गोरे गोरे लोग कौन मेरे सामने पूरे खड़ी थे, बड़े बड़े बिल्डिंग कहाँ से, और मैं पूरी डर गई थी। बट 10 महीने मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट भी थे और बहुत ब्यूटीफुल भी थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश एज यू नो मेरे को इतने अच्छे से आती नहीं थी, और कैसे घूमना है, कहाँ जाना, क्योंकि मैं अकेले इधर उधर उठ छुट के घूमने चली जाती थी। तो लेकिन मैंने अलग अलग लोगों से मिला, और लोगों को मेरे स्टोरीज के बारे में, मेरे इवन टीचर्स जो थे इतने अच्छे थे, लाइक कहीं पे भी मेरे को ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई, कैसे हमारे इंडिया में घुसने की बहुत आदत है, बहुत किसी की लाइफ में घुसने की राइट, बहुत आदत है। दैट इज तो राइट। वो चीज मैंने उधर नहीं, मैं बोल नहीं रही हूँ इंडिया बेकार है, बट वहां समझ लोग रहे हो कम ना, तो जज लाइक करते घुसने हैं, की राइट, बहुत, तो वहां पे कोई जज ही नहीं करता जज है, ही कोई नहीं इतना करते। तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं कर रहा था, कोई नहीं, ठीक है नॉर्मल बेसिक चीज, लाइक सब कुछ नॉर्मल था। तो जब मैं, इतना क्लीन भी है वहां पे, इतना साफ सफाई है, इतने अच्छे से लोग बात बात, अभी मतलब मेरे लिए अभी तो ना बहुत एकदम अच्छा आप था। एनआरआई की तरह साउंड कर रहे हो कि अरे मतलब यहाँ इंडिया में तो इतना गंदगी है, बाहर इतना साफ है, इस तरह नहीं, से वो इतना शीतल साफ था, मैं एनआरआई तो, की मुझे बात लग कर रहा रही था मैं अलग जगह पे आ गई, उस टाइम पे लिटरली ऐसा लगा था। हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था कि मैं वहां पे जाके ही रहूं, बट मुझे वो करना ही नहीं है, मुझे इंडिया में ही आना था वापस। मुझे जो काम करना है, जो करना है, मैं इधर ही करना चाहती हूँ, उधर जाके नहीं करना चाहती। उधर है लोग संभालने के लिए, मुझे इधर करना है। तो ऑब्वियसली है ना, अर्न कर रही थी क्योंकि साफ सफाई कर रही थी मैं, बट या तो क्या, अच्छा वह किसके साथ रहे थे आप, मतलब यू वर इन हॉस्टल या कोई फैमिली थी, फॉस्टर फैमिली टाइप कुछ था हाँ, जो मिल गए? फर्स्ट जब पहली बार गई थी तभी मैं, ट्रीना दी जो क्रांति की स्टाफ है, वो भी वहाँ पे थी, वहाँ पे वो काम कर रहे थे, तो उनका, वो अलग क्रांति भी देख रहे थे और अलग एक और कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनके ही ऑफिस का स्पेस था, तो उनके साथ ही मैं रह रही थी। अच्छा, ओके। और सेकेंड बार जब मैं गई तो हमारे एक रॉबिन की दोस्त की जो फियांसी थी, उनकी फैमिली जो है, उनके साथ रह रहे थे हम लोग, की उनकी फैमिली ही होस्ट कर रहे थे हम लोग। या तो यूएस की कोई एक बहुत अच्छी चीज और एक बहुत बुरी चीज बताओ मुझे, जो आपको बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगी। बहुत अच्छी चीज, हम्म, बहुत अच्छी चीज ये है कि तुमको हर स्ट्रीट पे, मतलब बहुत मोस्टली अगर तुम न्यूयॉर्क में घूम रहे हो तो बहुत सारी स्ट्रीट पे कोई ना कोई कुछ अपना टैलेंट शो करते हुए दिखेगा ही तुमको, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ऐसा मैंने ऐसा फील नहीं किया कि मतलब कुछ अपना टैलेंट शो कर रहे तो बदले में पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, देना है नहीं देना है ठीक है, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि हर जगह पे तुमको एक अलग ही लोग दिखेंगे, अलग नया टैलेंट दिखाई देगा, ठीक है, कहीं पे भी तुम जाओ, और वो बहुत ही अच्छी चीज है। और बुरी चीज तो पॉलिटिक्स वहाँ का बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है। मैं इसीलिए पॉलिटिक्स में घुसती नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही बकवास चीज लगती है, जो भी, जब मैं 2014 में गई थी तभी भी जो भी मैंने पॉलिटिक्स वहाँ पे देखे हैं बहुत ही बेकार है। तो वो दो चीज तो है ही, और खाना भी कुछ कुछ लाइक, बस खाना ऑब्वियसली बेकार थे। उस पहली बार में इंडियन, बेकार लगा, लेकिन जब मैं सेकंड बार गई तो आई यूज्ड टू लव, और तब मैं, हाँ, नहीं नहीं, वो तो वैसे भी देखो इंडियंस जहाँ होते हैं, हमारे हमारे इंडियन खाने स्टोर अगर ढूंढना, इंडियंस को, इंडियन स्टोर ढूंढती रहती थी मैं। आई एम श्योर, क्योंकि अब हम लोगों का खाने का स्वाद कुछ अलग है, मतलब वो कोई नहीं बीट कर हाँ सकता है इसलिए वर्ल्ड में, मुझे हाँ ऐसा लगता है, राइट? ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज आई वांट टू एंड दिस ऑन अ वेरी हैप्पी एंड इंस्पायरिंग नोट। कोई एक ऐसा मैसेज है, कोई एक ऐसा इंसान जो आपको याद हो, जो जिसने आपके पास आके कहा हो कि आपकी स्टोरी सुन के, I got inspired and I made this change in my life, कि
आपकी स्टोरी ने मुझे ऐसे इम्पैक्ट किया कि मतलब मुझे पर मिल गए, ऐसा कोई तो इंसिडेंट आपको याद हो? या बहुत सारे इंसिडेंट है, मतलब मेरे को यूट्यूब पे बहुत बार मैसेजेस आए थे और नॉर्मली फेसबुक पे बहुत मैसेजेस आए थे, एंड आई यूज टू रीड ऑल द, मतलब बहुत बहुत मैंने कमेंट सब कुछ पढ़े, मैसेजेस भी पर्सन। तो अच्छा लगता है जब देखती हूँ तो कि कोई सुन रहा है, कोई समझ रहा है और कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है। बट उसके अलावा जब मैं, मतलब नॉर्मली जब मैं जेंडर लैब में काम कर रही थी यहाँ पे ही, तो वहाँ पे मैं बच्चों के साथ जब काम करती थी ना, तो लास्ट डे में ऐसा होता था कि हमें कोई वुमेन लेडी को बुलाना रहता है जो अपनी स्टोरी शेयर करेगी, इंस्पायर करेगी। तो जब वो शेयर करते थे वो सीखने के बाद, बच्चे मुझे भी पूछते थे कि दीदी आप कुछ बताओ, और मुझे उनको कुछ सिखा मतलब कुछ समझाना होता था ना, तो मैं अपनी स्टोरी कनेक्ट करके कि मोस्टली एजुकेशन को लेके कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, क्योंकि बचपन में मुझे कितना लगा कि नहीं पढ़ाई करना चाहिए, बट जब उम्र बढ़ने लगे तब लगने लगा कि मैं ये कैटेगरी में फिट नहीं करती हूँ, मुझे अच्छे से बात करना नहीं आता, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं मेरा एजुकेशन कैसे बनाऊंगी। फिर कैसे वो चेंज हुआ कि अभी लगता है कि मेरा एजुकेशन ठीक है, इतना स्ट्रांग नहीं रहा, लेकिन जितने मैंने एक्सप्लोर किया, जितना मैंने सीखा है, वो ज्यादा स्ट्रांग रहा है। लेकिन बच्चे लोग को ये बताना कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे ये टाइम का, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, ये सारी चीजें जब मैं शायद उनसे थोड़ा और जाके मेरी स्टोरी के बारे में शेयर करते थे, तब उनके जो चेंजेस, उनके जवाब आते थे, जो रिस्पॉन्स आते थे, तो लाइक उन लोग 12-13 साल के बच्चे लोग हैं और उन लोग आके आपको आपकी स्टोरी के बारे में बता रहे कि दीदी ये चीज़ समझा, मैं ऑब्वियसली घर पे जाके पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहोगी, दीदी ये करूँगी, दीदी ऐसा करूँगी, दीदी आपने ये देखा। तो दीदी दीदी ये सारी चीजें सुन के ही लाइक आई फील लाइक यही तो करना था, यही है, यही चीज में मैं सबसे ज्यादा खुश हो पाती हूँ। और यही चीज मुझे कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा हुआ है कि लोग जो जो अच्छे, मैंने बोला था ना कि बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं, बात करते, समझाते, बट बच्चे और जो इतने सारे लोग के जो अच्छे रिस्पॉन्स मिलते आते हैं, वही मुझे होल्ड करके रखा है। क्या एंड क्रांति तो ऑब्वियसली है ही। आई थिंक व्हाट यू वांट टू से इज कि हम शायद फिर भी अपनी लाइफ में कहीं डगमगा जाएं, लेकिन जब आपको पता या होता है ना इतने सारे वो बच्चे जो उसी माहौल में हैं, उन हाँ आपको सडनली इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है, आपको लगता है कि या नहीं मतलब मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है यहाँ पे, मेरी लाइफ या में जो कुछ चल रहा हो दैट दैट इज सेकेंडरी, बट ये इनको मेरा भी अटेंशन का जरूरत है। एंड आई थिंक वो चीज ना कहीं आपको बहुत ही ज्यादा ग्राउंड करके रखती है, आपको भटकने नहीं देती, आपको हमेशा आपका फोकस पता होता है। एंड समहाउ यही तो जिंदगी होती है ना, जैसे हम कहते भी है या टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि मतलब दूसरों को सर्व करते करते दैट्स हाउ यू लिव, राइट? एंड आई थिंक यस शीतल यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब, मतलब लिटरली आई आपसे बात गेस। करके इतना अच्छा लगा ना मुझे, आई कांट इवन बिगिन टू टेल। एंड द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग अबाउट यू इज आप इतनी खुश हो, और वो खुशी लिटरली यहाँ तक पहुंचती है, लाइक आई सेड इवन बिफोर दैट you're strong, you're happy, and I'm happy that आप सिर्फ आप खुद की लाइफ नहीं, आप एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की भी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हो। एंड अ बिग शाउट आउट टू क्रांति फॉर दिस। I would definitely would love to have a conversation with them at some point later. But I think they're doing a phenomenal work. To all your mentors, Bani, Robin, whosoever there are other people, and all the children of Kranti, जो आपके जैसे बैकग्राउंड से आए हैं लेकिन कुछ कर गुजरने की चाह है और लगे हुए हैं। एंड आई एम श्योर, आई मीन मतलब तुम्हारे लिए तो शीतल इतना लंबा रास्ता, कितना कुछ अचीव करना है अभी तुम्हें यार आगे जाके। एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब मुझे तो लगता है 5-6 साल बाद जो मैं ये इंटरव्यू देखूंगी ना, आई बी सो प्राउड, आई नो व्हाट आई टुक अ इंटरव्यू, and that is my ये moment. So thank you so much, thank you so much for taking out time and giving this time for me for this conversation. And I can bet you on this that ये बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है, बहुत सारे, यू ये वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच, आई थैंक्स टू होप दैट यू, थैंक्स टू यू, इतना टाइम निकाल के एंड इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए भी, और इतना लाइक आपको लगा कि ये स्टोरीज बतानी चाहिए और लोगों को जानना चाहिए, तो थैंक यू सो मच आपको भी टाइम निकाल के और मेरे ऊपर इतना अच्छे से ध्यान दे के ये चीज करने के लिए। लाइक रियली have थैंक यू सो no मच, आई idea रियली what you अप्रिशिएट। are. No, no, you have no idea what you are. I'm sure you have an idea, but I think that you still underestimate that what you are.
So yes, so keep shining, keep inspiring, keep growing. And I would love to connect with you again जब भी मतलब इसका maybe जब कोई season 2 आएगा, season 3, season 4, I don't know, but definitely. And Yeah, whenever I come to yeah. Mumbai, I would love to meet you, Sheetal. So Right, yes, right. and all the best. And yes, Yes. take care. Take care. It was Thank lovely you. talking Thank you to you. so much. Thank you. Thank Bye. you.